नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम to the learning zone. I hope you all are doing good. Hey kids, in this video we are going to do chapter number 2 of our new EVS NCERT book, class 5. The name of the chapter is Journey of a River. So बच्चों, इसके पहले चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे जल्दी से देख लीजिए, फिर हम शुरू करेंगे पार्ट 2। सो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से हम नदियों को पॉल्यूट कर रहे हैं दिन प्रतिदिन और उसके नेचर पर, प्रकृति पर किस तरह के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी पानी हम पॉल्यूट करते हैं उसे इस तरह के जो जानवर हैं वो पीकर बीमार हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। और जो कचरा और जो कूड़ा हम नदियों में फेंकते हैं, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, फैक्ट्री से जाने वाला वेस्ट, और लोग भी कूड़े की थैलियां ले जाकर इस नदी में बहा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी सेहत पर काफी खतरनाक प्रभाव इसके पड़ते हैं। कई बार बहुत सारी मछलियां या फिर टर्टल्स वो गंदे पानी की वजह से उसमें मर भी जाते हैं। इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वेयर डू द प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स दैट वी लिटर एंड अप, यानी जो प्लास्टिक रैपर्स और बैग हम धरती पर फेंक देते हैं उनका क्या होता है, अंत में वो कहाँ जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि प्लास्टिक रैपर्स और जो प्लास्टिक बैग्स है दे टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, इन्हें सैकड़ों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए। और उसके बाद ये क्या करते रहते हैं, ये सॉइल और वाटर में धीरे धीरे अपने जो इनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स जो यूज किए गए होते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स ये सॉइल में और वाटर में छोड़ते रहते हैं, जिससे वो सॉइल भी पोल्यूटेड होती है और वो वाटर जिसमें इन्हें फेंका जाता है वो भी पोल्यूटेड होता है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? सो इसके आंसर में बच्चों हम लिखेंगे दे एंड अप इन ड्रेन्स, रिवर्स, ओशियंस और लैंडफिल्स पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। इनका अंत कहाँ होता है? या तो इन्हें नदियों नालों में फेंका जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में भी फेंक दिया जाता है, बहुत बार समुद्रों में फेंका जाता है, क्योंकि नदियां जाकर कहाँ मिलती है, बड़े बड़े समुद्र में जाकर मिलती है। और अगर हम नदियों में इसे फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक वेस्ट अंत इसका कहाँ जाकर होगा? ओशियन में। और जो वहाँ की जो सी लाइफ है, जो वहां पर रहने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे और छोटे छोटे जानवर हैं, तो वो क्या होंगे? वो नष्ट हो जाएंगे, या फिर इन्हें लैंडफिल साइट पर फेंक दिया जाता है, जिससे वहां की सॉइल और वहां का जो भी एनवायरनमेंट होता है वो पोल्यूटेड होता है। ठीक है, ये आंसर आप लिख सकते हैं। Now coming to the second question, what kind of soaps, shampoos or floor cleaners, natural or ready-made are used in your home? आपके घर में किस तरह के साबुन, शैम्पू और फर्श को साफ करने वाले क्लीनर्स जो होते हैं, क्या आपके घर में नेचुरल यूज किए जाते हैं या फिर रेडीमेड बाजार से लाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप देंगे। उसके बाद क्या पूछा गया है? Where does the unclean water mixed with these cleaners go? फिर के बाद सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि इनके साथ जो मिलाया गया पानी होता है वो पानी कहाँ जाता है। तो बच्चों हम में से अधिकतर घरों में जो है रेडीमेड सोप, शैम्पू और फ्लोर क्लीनर्स और जो डिटर्जेंट आदि हैं सब रेडीमेड ही यूज किए जाते हैं, कोई भी इन्हें घर में नहीं बनाता, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। तो अगर आप इन्हें घर में बनाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मेरे घर में रेडीमेड सोप यूज नहीं किया जाता, मेरे घर में नेचुरल तरीके से इसे बनाया जाता है। और अगर आपके घर में इसे रेडीमेड लेकर आया जाता है तो आप लिखेंगे वी यूज रेडीमेड सोप्स एंड क्लीनर्स। अगर आप नेचुरल सोप और नेचुरल क्लीनर्स यूज करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और जो गंदा पानी होता है जो इन शैम्पूज और फ्लोर क्लीनर्स के साथ मिक्स होके जो गंदा पानी होता है वो कहाँ जाता है? दैट गोज इनटू ड्रेन्स, यानी छोटी जो नाले होते हैं उनमें जाता है, एंड देन गो टू रिवर्स और सीवेज सिस्टम। या तो वो जो नाले होते हैं वो जाकर नदियों में मिलते हैं, या फिर अगर कोई सीवेज सिस्टम है तो वो जाकर उसमें मिल जाते हैं। और हम सभी को पता है कि नदियां जो है जाकर उस पानी को ओशन में डाल देती हैं। Now we have to discuss that. Ask your parents or elders, अपने बड़ों से या अपने पेरेंट्स से पूछिए about the condition of water bodies near your home when they were your age. जब आपके मम्मी या पापा या आपके कोई भी बड़े जब वो आपकी एज के थे तो उनके घर के आसपास की जो भी वाटर बॉडीज थी, यानी जो तालाब थे, जो नदियां थी, जो समुद्र थे, उनकी कंडीशन उस समय पर कैसी थी, एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दोज वाटर बॉडीज टुडे। आज के समय में उन्हीं वाटर बॉडीज की जो स्थिति है
आज के समय पर कैसी है। तो आप उनसे बात करिए और पता लगाइए कि क्या वो पहले साफ होते थे, आज के समय पर वो गंदे हुए हैं, या वो पहले गंदे होते थे और अब वो कंपैरेटिवली साफ हो गए हैं। तो इसके बारे में आप घर में पता लगाएंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए एक पिक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से ये फैक्ट्रियों से और लोगों के घरों से आने वाला वेस्ट जो है ये नदी के साथ साथ मिलके जाकर एक समुद्र में या नदी में मिला दिया जाता है। और यहाँ पर जो किसान हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, वो अपनी फसलों के अंदर किसी फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं जिसमें भी एक तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। और ये केमिकल क्या होते हैं, बारिश के साथ साथ धीरे धीरे आसपास की नदियों में जाकर मिल जाते हैं, जिससे वहां पर रहने वाले जो जीव हैं उनकी मौत हो सकती है। Now there is the second activity. Make a list of things that we throw into the waste bin at home or school. आपको उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो जो चीजें हम अपने घर में या अपने स्कूल में डस्टबिन में डाल देते हैं। If these things were thrown into a river or a pond, how would each of these items harm the animal? कि जिन जिन चीजों को हम डस्टबिन में डालते हैं, अगर इन्हीं चीजों को किसी नदी या तालाब में डाल दिया जाए तो ये वहां रहने वाले एनिमल्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे, और प्लांट्स को और पीपल हु लिव नियर बाई एंड यूज दिस वाटर। तो देखिए बच्चों, जितने भी एनिमल या फिर प्लांट्स या फिर वहां आसपास रहने वाले लोग हैं जो इस पानी को यूज करते हैं, अगर हम इस तरह का कचरा पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, हम समझ ही सकते हैं कि वहां रहने वाले जो जीव हैं उनकी सेहत पर काफी नकारात्मक प्रभाव इसके पड़ेंगे। ठीक है, अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 3। टेक 2 क्लियर ग्लासेस ऑफ वाटर, यानी साफ पानी के 2 ग्लासेस हमें लेने हैं। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन वन एंड स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल इन द अदर। आपको क्या करना है, आपको 2 ग्लास लेने हैं। एक ग्लास में आपको क्या डालना है, कुकिंग ऑयल, और दूसरे ग्लास में आपको डालना है शुगर। इस ग्लास में आप डालेंगे शुगर और इसमें डालेंगे ऑयल। ठीक है, दोनों को स्टिर करना है, यानी दोनों को अच्छे से चलाना है और फिर आपको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। विच वन अपीयर्स क्लियर, इनमें से कौन सा जो है साफ आपको दिखता है। तो देखिए, आप जब शुगर को पानी के अंदर मिक्स करेंगे, जब आप शुगर को, तो शुगर जो है बच्चों पानी में डिसॉल्व हो जाती है, यानी पानी में पूरी तरह से मिल जाती है। और जब आप ऑयल को पानी के अंदर मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑयल जो है पानी के सरफेस के ऊपर ही रहता है, वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस दैट सम थिंग्स डिसॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि कुछ चीजें हैं जो पानी में घुल जाती है। डिसॉल्व का क्या मतलब होता है, घुल जाना। ठीक है, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो कि पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। सबसे पहले देखिए, जब आप सॉल्ट को पानी में मिलाते हैं, नमक को जब आप पानी में मिलाते हैं तो नमक पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना है कि शुगर भी कम्प्लीटली पानी में डिसॉल्व हो जाती है, यानी घुल जाती है। ठीक है, तीसरा लेमन जूस यानी नींबू का रस। तो जब आप नींबू को पानी में डालते हैं तो आप क्या पाएंगे कि नींबू का जो जूस है वो भी कम्प्लीटली पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप और एक्सपेरिमेंट अपने घर में रहकर कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि पानी में कौन कौन सी चीजें घुलती हैं और कौन सी नहीं। फिर यहाँ पर हमें लिखनी है कोई चीजें जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, यानी डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होंगी। आप देखिए, अगर आप कोई रेत को हाथ में लेकर देखिए, उसे पानी में मिलाइए और चेक करिए क्या वो रेत पानी में घुलेगा। जी नहीं, रेत पानी में नहीं घुलता है। उसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट में आपने जाना कि ऑयल भी पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, और अगर आप कोई भी प्लास्टिक या रबड़ की या फिर वुडन कोई चीज लेंगे, लकड़ी की कोई चीज लेंगे, तो वो भी आपके पानी में नहीं घुलेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ प्लास्टिक पीसेस, या फिर अगर आप चाहें तो वुडन ब्लॉक्स, कोई लकड़ी का सामान, वो भी लिख सकते हैं।
क्योंकि वो भी पानी के अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल्स और डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर्स लाइक मी। यानी जितने भी हार्मफुल यानी नुकसानदेह जो चीजें होती हैं, जैसे कि केमिकल और गंदा साबुन का पानी मेरे जैसी नदियों में घुल जाता है, यानी उनके पानी के साथ वो छिप जाता है। सो इवन व्हेन माय वाटर लुक्स क्लीन, यानी आपको देखने में लगेगा पर कि मेरा पानी जो है वो साफ है, इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग बींग्स, पर फिर भी उसमें ऐसी चीजें घुली हुई हो सकती हैं जो कि ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को हर्ट कर सकती हैं, यानी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 सेज लुक एट द 2 इमेजेस गिवन बिलो। यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2। तो इन्हें ध्यान से देखिए। विच रिवर लुक्स हेल्दी एंड वाई? आपको इनमें से कौन सी नदी जो है साफ सुथरी लग रही है देखने में? हाउ डू सो मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर? यहाँ पर आप देखिए इतने सारे प्लांट्स पानी में कैसे उगाए हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस व्हेन टू मेनी प्लांट्स ग्रो इन अ रिवर? आपको क्या लगता है कि ये जो पानी में सेकंड पिक्चर में जो पानी में इतने सारे प्लांट्स जो ग्रो हुए हैं वो कैसे ग्रो हुए होंगे, और जब ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं तब क्या होता है रिवर के साथ? ठीक है, तो इसके बारे में हमें आगे भी पढ़ना है और पता करना है। Sometimes fertilizer that are used to grow crops get washed down into my water. यहाँ पर जो ऊपर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, ये देखिए मैंने आपको जो ये पिक्चर दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्टिलाइजर्स के साथ में जो केमिकल जो क्रॉप्स में डाला जाता है ये बारिश के साथ बह जाता है और बाहर ये नदियों के अंदर चला जाता है। फिर क्या होता है बच्चों, जब ये पानी में जाता है तो वहां पर भी पानी के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फर्टिलाइजर जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, बट इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इसकी वजह से पानी के ऊपर भी काफी सारे प्लांट्स उगाते हैं और वो उसे पानी को ब्लैंकेट की यानी एक चादर की तरह वो ढक लेते हैं, कंबल के जैसे ढक लेते हैं। और जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव हैं जैसे कि मछलियां, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका दम घुटने लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दे मेक प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी फास्ट, यानी वो पेड़ पौधों को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बहुत तेजी से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। Until they cover my surface like a green blanket. अभी मैंने आपको बताया कि वो पानी का जो सरफेस है उसे एक हरे कंबल की तरह से ढक लेता है, which slowly starts choking all the life inside me, जो कि धीरे धीरे मेरे अंदर रहने वाले पूरे जीवन को खत्म कर देता है। जैसे कि मछलियां हैं और जो टर्टल्स हैं उन्हें वो ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते हैं इस तरह के ब्लैंकेट के पानी के ऊपर होने की वजह से। It becomes hard for the fish to breathe. Also, my water becomes unsafe for people to drink. अब आप सोचिए खेतों में डाले जाने वाला फर्टिलाइजर अगर आपके पीने के ग्लास में आ जाए तो कैसा होगा? I must say that many people are trying to help keep my water clean. नदी कहना चाहती है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि मेरे पानी को साफ रखने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। In places along my journey too, people are working to stop waste from going into my water. बहुत सारे लोग हैं जो कि इस दिशा में काम कर रहे हैं कि नदियों में कूड़ा कचरा ना डाला जाए, ना फैलाया जाए। Every small step you take helps me stay fresh and full of life. तो जो भी छोटे से छोटा स्टेप आप लेते हैं वो एक नदी को फ्रेश और लाइफ से भरपूर रहने में हेल्प करता है। आई एम प्लीज्ड टू सी दैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माय वाटर क्लीन। नदी एक बताते हुए बहुत खुश है कि उसे साफ रखने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं द नमामि गंगे प्रोग्राम दैट इज हेल्पिंग क्लीन द गंगा रिवर सो दैट इट स्टेज हेल्थी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड्स। तो बच्चों भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है, जिसके तहत वो गंगा नदी की सफाई के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब कोई नदी साफ होती है तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें पीने के लिए साफ और फ्रेश वाटर मिलेगा।
वहां में पानी में रहने वाली मछलियां और जो आसपास के जानवर और पेड़ पौधे हैं वो भी हेल्दी रहेंगे। नाउ कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज नियर यू। क्या आप कोई 3 चीजों के 3 कामों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं कि आप नदी को या किसी भी वाटर बॉडी को, अपने आसपास की वाटर बॉडीज को साफ रखने के लिए आप कौन सी 3 चीजें कर सकते हैं? तो बच्चों, अपने आसपास की नदियों को या फिर वाटर बॉडीज को साफ रखने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर लिखी गई है। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज और प्लास्टिक इनटू रिवर्स और लेक्स। तो जो भी प्लास्टिक और जो भी कूड़ा कचरा है वो हमें नदियों में, झीलों में या फिर तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। एक तो ये तरीका है उन्हें प्रोटेक्ट करने का। देन वी शुड यूज इको फ्रेंडली सोप्स, क्लीनर्स, यानी जितनी भी चीजें हम अगर पॉसिबल है तो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। थर्ड, मे बी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कीपिंग वाटर बॉडीज क्लीन। तो बच्चों, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि किस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं, जिनसे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ते हैं। जाने अनजाने में बहुत लोग इस तरह की गलतियां करते रहते हैं क्योंकि उनके पास उस चीज की जानकारी नहीं होती। तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप अपने आसपास के लोगों को बताइए और नदी को साफ रखने में अपना योगदान आप भी दे सकते हैं बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। नेक्स्ट, व्हेन अ रिवर फ्लड्स, जब भी किसी नदी में बाढ़ आती है तब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली, यानी अधिकतर समय नदी जो है वो जेंटली फ्लो करती रहती है। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, यानी अपने आसपास की जो लाइफ है उसे ग्रो करने में नदी हेल्प करती रहती है। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल। बट नदी ये कभी नहीं भूलती कि वो जो है बहुत ही अधिक शक्तिशाली भी है। When there is too much rain, जब भी बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, so I expand and become faster, deeper and bigger। तो जब भी बारिश अधिक मात्रा में हो जाए तो नदी क्या होती है, उसका विस्तार हो जाता है क्योंकि उसमें पड़ने वाले पानी में वृद्धि हो जाती है और बहुत ही तेज गति से नदी बहने लगती है क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाती है और नदी की जो गहराई है वो भी बढ़ जाती है। I roar through the land faster and wilder than anyone can imagine। नदी जो है वो लैंड पर आकर दहाड़ती है, पहले से अधिक शक्तिशाली क्योंकि वो हो जाती है। दिस इज व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरिया। नदी जो है अपने अंदर आने वाले पानी को कंट्रोल जब नहीं कर पाती तो वो क्या होती है, ओवरफ्लो होती है और अपने किनारे पर और जो आसपास के एरियाज हैं उनमें क्या आती है, बाढ़ जैसी स्थितियां वहां पर बन जाती है। When too much rain falls, all the water rushes into me। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सारा पानी कहाँ जाता है, नदी में जाता है। And my expanding waters flood houses, fields and roads, causing great damage। तो जब बहुत सारा पानी नदी में जाएगा तो नदी उसे कहाँ लेकर जाएगी, वो अपने आसपास फैला देगी। तो ये वाटर जब एक्सपेंड होता है तो ये वाटर एक्सपेंड होकर कहाँ आ जाता है, घरों के आसपास आ जाता है, खेतों में भर जाता है और रोड्स पर आ जाता है, जिससे कि बहुत बड़ा नुकसान होता है एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, पीपल एंड एनिमल्स ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे सेफ। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो लोगों को और जानवरों को क्या करना पड़ता है, अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ता है सुरक्षित रहने के लिए। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो दिखाई जा रही है। देखिए, एक एरिया में जहां पर बारिश हो रही है बट वहां पर पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। ठीक है, अब पेड़ जब नहीं भी किसी एरिया में जब पेड़ नहीं होते हैं तो क्या होता है बच्चों, मिट्टी की पानी को सोखने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। जिस एरिया में पेड़ नहीं होते हैं तो मिट्टी जब पानी को नहीं सोखती तो क्या होता है, वो पानी सारा नदियों में या नालों में बहकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हमारे पर्यावरण में अधिक से अधिक पेड़ लगे हैं तो पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज स्लो डाउन रेन वाटर एंड हेल्प द सॉइल सोक अप द वाटर। तो उससे जो मिट्टी होती है वो पानी को सोख लेती है जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। वहीं दूसरी तरफ नो ट्रीज मीन्स वाटर रन्स ऑफ द लैंड फास्टर एंड कॉजेज फ्लडिंग। फिर जब दूसरी ओर जब ट्रीज नहीं होंगे तो पानी क्या होगा, नदियों में जाएगा और नदियों से फिर वो बाढ़ के हालात पैदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि
हम बाढ़ जैसी स्थिति को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, सो बच्चों, फ्लड की वजह से इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। और दूसरे ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है कि किस किस तरह के ये क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन पर डालेंगे। तो सबसे पहले है, क्योंकि अगर फ्लड आती है तो सारा पानी जो है वो गंदा हो जाता है, डर्टी वाटर होता है। तो डर्टी वाटर जो है वो किसे इफेक्ट करेगा बच्चों? वो सेफ ड्रिंकिंग को इफेक्ट करेगा। और जब सेफ ड्रिंकिंग नहीं होगी तो दूसरी चीज क्या इफेक्ट होगी? इससे हमारे लोगों की हेल्थ यानी पीपल्स हेल्थ वुड ऑल्सो बी इफेक्टेड। सेकेंड वन, ब्रोकन रोड्स। तो अगर बाढ़ आती है तो रोड वगैरह जो है काफी टूट जाते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होगी? इससे ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर रोड टूट जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अफेक्ट होगा। थर्ड, लॉस्ट क्रॉप्स। तो अगर हमारी फसलें खराब होंगी तो इससे क्या चीज अफेक्ट होगी? इससे फूड सप्लाई यानी खाने की जो उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। फोर्थ वन इज नो इलेक्ट्रिसिटी। बिजली नहीं होगी तो इससे क्या चीज इफेक्ट होगी? हमारे घरों में लाइट नहीं होगी, फैंस नहीं चल पाएंगे और जो फोन्स वगैरह हैं उन्हें हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ वन इज स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। तो हम सभी जानते हैं कि बाढ़ की जब भी स्थिति बनती है तो उससे बीमारियां जो हैं वो काफी मात्रा में बढ़ जाती हैं। इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस आदि बढ़ने का खतरा होता है। तो इससे भी पीपल्स हेल्थ वुड बी इफेक्टेड, यानी लोगों का स्वास्थ्य इफेक्ट होगा। डैमेज्ड होम। तो बाढ़ की स्थिति में जब घरों को नुकसान पहुंचेगा तो लोगों को शेल्टर यानी आवास की समस्या होगी। ठीक है, शेल्टर यानी आवास, उन्हें रहने में समस्या आएगी। स्कूल शट, यानी अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे बाढ़ के कारण तो क्या होगा बच्चों? हमारी लर्निंग इफेक्टेड होगी। ठीक है, यानी हम चीजें नहीं सीख पाएंगे अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं बाढ़ के कारण। तो इस तरह से इस टेबल को हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी नंबर 6, जिसमें कि कुछ फ्लड सेफ्टी के टिप्स बताए गए हैं। यानी अगर बाढ़ के हालात कभी बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर है बिफोर, फिर ड्यूरिंग द फ्लड, यानी फ्लड आने के पहले अगर हमें पता चल जाता है तो फ्लड आने से पहले हमें क्या क्या चीजें कर लेनी है। ड्यूरिंग द फ्लड, यानी जब बाढ़ आ जाए उस स्थिति में हमें क्या चीजें करनी चाहिए। एंड आफ्टर द फ्लड, यानी बाढ़ जब वो खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो चलिए पहले जानते हैं बाढ़ से पहले ही हमें क्या करना है। स्टे इन्फॉर्म्ड थ्रू द लोकल न्यूज, यानी हमेशा लोकल न्यूज चैनल्स, रेडियो वगैरह जो है उनसे हमें जानकारी लेते रहना है। उसके बाद प्रिपेयर एन इमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैशलाइट आइटम्स। तो एक मेडिकल इमरजेंसी बैग जिसमें कि हम इतनी जरूरी दवाइयाँ, कुछ खाना और कुछ फ्लैश लाइट, ताकि अंधेरे, क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आती है, तो कुछ फ्लैश लाइट और कुछ जरूरी सामान की एक किट हमें तैयार कर लेनी है। एक बैग में उन्हें रख लेना है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सके और वो चीजें हमें एक जगह पर मिल जाएं। तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, नो द प्रोसेस टू इवैक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट्स। अब अगर किसी स्थान पर बाढ़ आ जाती है तो वहां से बचकर निकलने का आपको रास्ता पता होना चाहिए। और मान लीजिए किसी वजह से एक रास्ता ब्लॉक हो जाए तो आपको उसका अल्टरनेटिव यानी दूसरा रास्ता आपके पास होना चाहिए कि अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो हम कहाँ से बचकर सेफ निकल सकते हैं। फिर है लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स। जैसे ही फ्लडिंग स्टार्ट होने के बारे में आपको सूचना मिल जाती है तो आपको उसके पहले ही निकल जाना है उस स्थान से। आपको वेट नहीं करना है कि जब बाढ़ आएगी तब हम चलेंगे। फ्लडिंग स्टार्ट होने से पहले ही आपको वहां से निकल जाना चाहिए। इन फ्लड प्रोन एरियाज कीप यूजफुल आइटम्स एट होम, यानी ऐसे एरिया में अगर आप रहते हैं जिसमें हमेशा ही बाढ़ का खतरा बना रहता है तो कुछ यूजफुल आइटम्स को आपको अपने घर पर ही रखना है, जैसे कि सैंड बैग्स, लेडर यानी सीढ़ी और रो। ठीक है, तो ये थे बाढ़ आने से पहले की कंडीशन में आपको क्या करना है। अब हम जानते हैं ड्यूरिंग द फ्लड आप क्या कर सकते हैं, यानी अगर बाढ़ आ चुकी है ऐसी कंडीशन में आप क्या क्या कर सकते हैं सेफ रहने के लिए। डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो आपको अपने घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो गैस की पाइपलाइन है उन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी उन दोनों की सप्लाई को रोक देना है। सेकेंड है डू नॉट वॉक और ड्राइव इन फ्लड वाटर, यानी अगर बाढ़ आ चुकी है ऐसी स्थिति में आपको वहां पर वॉक नहीं करना है और वहां पर ड्राइव भी नहीं करना है उस पानी के अंदर। थर्ड वन, गेट टू
अ हायर ग्राउंड, यानी एक ऊंचाई वाली जगह पर आपको चले जाना है पहले से। फॉलो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स, यानी अगर आपकी स्थानीय पुलिस या कोई राहत और बचाव की जो टीम है वो किसी तरह के अगर ऑर्डर्स देती है तो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। फ्री कैटल एंड लेड एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस, अगर आपके घर में कोई जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस या फिर कोई डॉग या कैट्स, तो उनको आपको उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हुए उनको एक सेफ स्थान पर लेकर जाना है। अब है आफ्टर फ्लडिंग, यानी अगर बाढ़ अब खत्म हो चुकी है तो उसके बाद आपको किस तरह के सेफ्टी टिप्स को फॉलो करना है। अवॉइड कांटेक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग, आपको फ्लड के पानी में यानी बाढ़ वाले पानी में आपको स्विमिंग नहीं करनी है और उस वाटर के कांटेक्ट से भी आपको बच के रहना चाहिए, क्योंकि उस पानी में काफी मात्रा में केमिकल्स हो सकते हैं या फिर किसी बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं, तो आपको उस पानी में स्विम नहीं करना है। डू नॉट टच पावर लाइन्स, तो अगर बिजली की कोई लाइन है, बाढ़ की स्थिति में उनमें करंट की संभावना बनी रहती है, तो आपको पावर लाइन्स को टच नहीं करना है। फिर है डू नॉट गो होम और टू डिजास्टर एरियाज अंटिल इट इज डिक्लेयर्ड सेफ, यानी अपने घर या फिर जिस जगह पर बाढ़ आई है ऐसी जगह पर तब तक आपको नहीं जाना है जब तक इसे सेफ डिक्लेयर ना किया जाए। कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ, अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं या आपके परिवार के सदस्य आपसे दूर हैं तो ऐसी स्थिति में आप उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखें, उनसे बातचीत करके उन्हें बताते रहें कि आप सेफ हैं ताकि वो आपकी चिंता ना करें। When back home, clean and disinfect surfaces and items, जब आप अपने घर में यानी बाढ़ के बाद अगर आप अपने घर में वापस रहने के लिए आते हैं तो आपको पहले सारे घर की सफाई अच्छे से कर लेनी है और उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर देना है और तब वहां पर आप रहना शुरू कर सकते हैं। Next we have activity number 7. Read the flood safety tips given in activity 6 and organize a role play where you are the सरपंच और municipal corporator of your village or city. आपने जो फ्लड सेफ्टी के टिप्स पढ़े थे एक्टिविटी 6 में उनका आपको एक रोल प्ले करना है। आप अपने एरिया के सरपंच या फिर अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हैं, तो आपको क्या करना है, जितने पॉइंट्स बताए थे उनको लेकर एक फ्लड सेफ्टी का एक्ट यानी रोल प्ले करना है। डिस्कस व्हाट एक्शंस यू विल टेक टू प्रिवेंट फ्लडिंग, प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय फ्लडिंग, कीप एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी सेफ, कीप एनिमल्स सेफ, यानी आपको इस एक्ट में ये भी डिस्कस करना है कि आप बाढ़ को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, बाढ़ से होने वाले डैमेज को यानी नुकसान को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और बाढ़ की स्थिति में बूढ़े लोग, बच्चे और जो पीपल विद डिसेबिलिटी होते हैं उन्हें सेफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और एनिमल्स को सेफ रखने के लिए बाढ़ के हालात में आप क्या कर सकते हैं। तो इसे लेकर एक रोल प्ले आप अपनी क्लास में करेंगे। फिर है हैव अ डिजास्टर इमरजेंसी किट रेडी, तो आपको एक डिजास्टर इमरजेंसी किट जो है वो रेडी कर लेनी है और आप देखिए उस किट में आप क्या क्या रखेंगे। यहाँ पर शूज हैं, एक कैंडल है, कुछ बैटरी के सेल हैं, एक बैटरी है, एक फर्स्ट एड किट है, कुछ दवाइयां हैं, मैच स्टिक है और कुछ कैश है, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं, दवाइयां हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी इमरजेंसी किट में रख सकते हैं। When a river runs dry, तो अभी आपने पढ़ा था कि नदी में अगर बाढ़ आती है तो किस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब हमें पढ़ना है कि जब कोई नदी सूख जाती है यानी बाढ़ के विपरीत जब नदी में पानी नहीं रहता है तब क्या होता है। There is a lot for people to worry about when I flood in places, यानी जब नदी में बाढ़ आती है तो लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय होता है। But when a river runs dry, it causes great problems for people too. पर दूसरी तरफ जब नदी सूख जाती है तब भी क्या होता है, ये भी लोगों के लिए काफी प्रॉब्लम्स लेकर आती है। Take a moment to imagine your day without water. आपको कुछ सेकंड के लिए सोचना है अपने दिन को पानी के बिना।
तो आप सोचिए, अगर एक दिन के लिए आपके घर में एकदम पानी ना हो, ना ही पीने के लिए, ना ही किसी भी जरूरी काम के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? नॉट इजी, राइट? ये आसान नहीं है। What would you do if you had no water in your home for an entire day? तो आपको सोचना है और लिखना है यहाँ पर कि अगर आपके घर में एक दिन के लिए बिल्कुल भी पानी ना हो तो क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, What if there was no water for a week? अभी यहाँ पर बोला गया था एक दिन के लिए पानी, यहाँ कहा गया है पूरे 7 दिन तक अगर आपके पास पानी ना हो तब क्या होगा। हाउ वुड यू बाथ, ड्रिंक, कुक और क्लीन? आप कैसे नहाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे आप कुकिंग करेंगे और कैसे आप साफ सफाई करेंगे। वेयर वुड यू गो टू फाइंड वाटर? और पानी को ढूंढने फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम क्या लिख सकते हैं। आई वुड ट्राई टू यूज स्टोर्ड वाटर केयरफुली एंड आस्क नेबर्स और नियर बाई प्लेसेस फॉर हेल्प। हम अपने स्टोर किए हुए वाटर को ध्यान से उसका यूज करेंगे और अपने जो नेबर्स हैं और या फिर कोई नियर बाई प्लेस जहाँ पर वाटर इज अवेलेबल, उनसे हम हेल्प मांग सकते हैं। सो अगर बच्चों 7 डेज के लिए वाटर नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाटर को सेव तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें पानी को रीयूज भी करना पड़ेगा। मान लीजिए सब्जियों को धोने के लिए पानी का हमने इस्तेमाल किया, तो उसी पानी को हम रीयूज कहाँ कर सकते हैं, हम पौधों में डाल सकते हैं, हम उससे पोछा लगा सकते हैं अपने घर में। तो इस तरह से हमें पानी को रीयूज करना होगा। एंड वी वुड गो टू पब्लिक वाटर टैंक्स। अगर पब्लिक वाटर टैंक्स अवेलेबल है हम वहां जाएंगे। हम अगर आसपास कोई वेल है तो हम वहां जाकर भी हेल्प ले सकते हैं। और नियर बाई एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल, तो जहां भी पानी अवेलेबल होगा हमारे आसपास तो हम वहां जाकर हेल्प मांगेंगे। ठीक है। व्हेन देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अब सोचिए कि अगर बहुत लंबे समय तक, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि एक दिन और 7 दिन तक के लिए अगर आपके घर में पानी ना आए तो क्या होगा। बट क्या होगा अगर इससे भी ज्यादा समय तक पानी ना रहे, कई कई साल तक अगर किसी जगह पर पानी ना जाए तो क्या होगा। फैमिलीज मे हैव टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू प्लेसेस वेयर वाटर इज स्टिल अवेलेबल। तो वहां के लोगों को क्या करना होगा, उस स्थान को छोड़कर वहां जाना होगा दूसरे स्थान पर जहां पर की वाटर अवेलेबल है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर पीपल, एनिमल्स सफर टू। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, इसके साथ साथ एनिमल्स जो हैं वो भी सफर करते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर। कि उन्हीं जानवरों के लिए जो नदी है हमारी गोदावरी नदी, वो क्या है, पेरेनियल रिवर है, यानी साल भर उसमें पानी रहता है। ठीक है। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरीवन अलोंग माई वे। तो ये जो नदी है गोदावरी, ये क्या कर सकती है, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए ये साल भर उन्हें पानी प्रदान कर सकती है। बट बच्चों बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनमें साल भर पानी नहीं रहता, तो वहां पर लोगों को वाइजली पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन 2019 चेन्नई हैड टू रन स्पेशल वाटर ट्रेन्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज इट्स रिजर्वायर्स ड्राइड अप। चेन्नई को वर्ष 2019 में क्या करना पड़ा था, स्पेशल वाटर ट्रेन्स चलानी पड़ी थी, एक जिले से दूसरे जिले तक जो पानी ले जाकर भेजती थी, क्योंकि इसके जो रिजर्वेस थे, यानी जितना भी पानी यहाँ पर स्टोर था पूरे एरिया के लिए, वो पानी जो था वो सूख चुका था। In contrast, heavy rains in Bengaluru in 2022 flooded homes and roads, showing how both water shortage and excess can affect lives. वहीं दूसरी ओर जहाँ चेन्नई में 2019 में सूखे के हालात हुए, वहीं 2022 में बेंगलुरु में जो है बाढ़ आई, जिसके कारण जो घर थे, जो रोड थे, उन पर काफी एडवर्स इफेक्ट पड़े। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु में क्या हुआ बच्चों, बाढ़ आई, जिससे कि घर और रोड आदि पूरी तरह से डूब गए। तो ये दिखाता है कि कैसे पानी की शॉर्टेज और एक्सेस पानी होना दोनों ही लाइफ्स को इफेक्ट करता है। अगर पानी कम होगा तब भी लोग परेशान होंगे, और अगर पानी ज्यादा हो जाए यानी बाढ़ की स्थिति बने, ऐसे में भी लोगों को परेशानी होती है। In some places, people use water ATMs. कुछ जगह पर, अगर आपने कभी रेलवे स्टेशन पर इस तरह के वाटर ATMs देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Which are special machines that give clean water when you put in a card or coin.
ये इस तरह की मशीन्स हैं जो कि साफ पानी आपको देती हैं जब भी आप कोई कार्ड या फिर कॉइन इसमें डालते हैं। These steps help us use water wisely। ये स्टेप्स जो है हमें क्या सिखाते हैं कि हमें पानी को वाइजली यूज करना चाहिए एंड प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर, और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित भी रखना चाहिए। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया। जो नेशनल वाटर मिशन है वो क्या करता है, पानी को ठीक से मैनेज करने के लिए और लोगों को इसका बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल सिखाने के लिए हेल्प करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। अब गोदावरी रिवर आपको धन्यवाद देना चाहती है उसकी कहानी को सुनने के लिए। बट आई नीड योर हेल्प टू। बट वो क्या चाहती है आपसे, आपकी मदद। When you save water, plant a tree or stop waste from reaching me, you are showing me love। आप जब भी पानी बचाते हैं या कोई पौधा लगाते हैं या फिर वेस्ट को नदी तक पहुंचने से रोकने में मदद करते हैं, तब आप गोदावरी नदी को अपना स्नेह दिखा रहे हैं। रिमेंबर, इवन स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो छोटे छोटे कदम होते हैं, छोटे छोटे जो एक्शंस होते हैं, वो ही हमेशा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब ये कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप पानी को सेव कर सकते हैं। Each one of you can help save water by doing small things every day। आपको हर दिन यानी प्रतिदिन आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स को ध्यान में रखना है जिससे कि आप पानी बचा सकते हैं। फर्स्ट इज यूज वाटर एफिशिएंटली, डू नॉट वेस्ट इट। आपको पानी का इस्तेमाल एफिशिएंटली करना है और कभी भी इसे वेस्ट नहीं करना है। सेकेंड वन, टर्न ऑफ द टैप while brushing your teeth। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ब्रश करने जाते हैं तो वो टैप को जितनी देर वो ब्रश करेंगे वो टैप को खुला छोड़ेंगे, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तो जब भी आपको नीड है आप तब पानी लें और उसके बाद तुरंत टैप को ऑफ कर दें ब्रश करते समय। डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। पीने वाले पानी को वेस्ट मत करिए। फिक्स लीकिंग टैप्स विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स। तो हमारे घरों में बहुत बार ऐसा होता है, कुछ टैप लीक करती हैं और उन पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि बूंद बूंद करके वो काफी अधिक मात्रा में पानी को वेस्ट करती हैं। तो बड़ों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें फिक्स कर सकते हैं। रीयूज क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल इन वाटरिंग द प्लांट्स। ये तरीका मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि अगर पानी साफ है तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने फ्रूट्स को वॉश किया, वेजिटेबल्स को वॉश किया, तो हम उस पानी का इस्तेमाल पौधों में कर सकते हैं। रिमाइंड फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव वाटर टू। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी आपको ये हमेशा रिमाइंड करते रहना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक बूंद जो है वो कितनी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।